Jain everyone, I hope you are on the right track of your preparation. And in this journey, I'll be following you, I'll be backing you as a guide and as a mentor so that आपकी जो प्रिपरेशन है वो और इफेक्टिव हो सके। एंड ठीक वैसे ही आज हम इस वर्कशॉप में हर एक चीज जानेंगे ऐसे से रिलेटेड, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे से रिलेटेड हर एक चीज हम यहाँ पे आज सॉर्ट करेंगे। मेरी एक एक्सपेक्टेशन है आपसे कि इस कंप्लीट वीडियो को आपको बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है ताकि आपको इसे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे हम करेंगे आज प्रॉपर एनालिसिस, सीएपीएफ, पीवाईक्यूज, जो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं उन्हें हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जो ब्रॉड थीम्स वो होती क्या है। हम देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन में यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से, कि हमारे ऐसे में क्या लिखे, क्या उसका पर्पस होता है। डिमांड को अंडरस्टैंड करेंगे, कंटेंट कहाँ से आना चाहिए, सोर्सेस क्या होंगे। ऑल्दो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट स्टिल दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई अगेन रिपीट व्हाट शुड बी आर कंटेंट एंड हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग। हमें डाउट होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट ये कहेंगे कि सर क्या हम ऐसे को पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, ये चीज को हम जानेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो अगर आप कुछ ये बेबी स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका जो ऐसे लिखने का टास्क है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड इन सभी चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं, सो वी गेट क्लोजर टू अचीविंग द टारगेट ऑफ 10 मार्क्स इन ऐसे, राइट। सो स्टार्ट करेंगे हम पीवाईक्यू एनालिसिस से। सो पिछले 5 6 7 साल का मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, और आफ्टर दैट आई कैन कैटेगराइज ऑल दोस एज ए ऐसे इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग। मैं इन कुछ हेडिंग्स में उन्हें डिवाइड करता हूँ, जैसे कि कुछ टॉपिक्स आर रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल, कुछ आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कुछ को हम सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड कह सकते हैं, कुछ वैसे ही इंडियन सोसाइटी, विमेन, जो सोशल इश्यूज होते हैं, ह्यूमन राइट्स होता है, इंडियन इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सो ये हमारी ओवरऑल इन 8 थीम्स, इन 8 थीम से बाहर हमारा ऐसे नहीं होता है। अभी हमारी 8 थीम्स कौन सी है, अगेन जैसे मैंने बताया आपको कि डिफेंस या सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कि आर्मी से रिलेटेड पूछ लेगा, इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड आ गया, नक्सलिज्म से रिलेटेड आ गया, राइट। तो ये सारा क्या है, हमारा डिफेंस से रिलेटेड हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडियन इकोनॉमी, दैट हाउ इंडिया शुड अचीव द एम ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ऐसे पूछना, या वन नेशन वन इलेक्शन। देन इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ सोशल इश्यूज, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन 8 थीम्स के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। जो हमारा कंटेंट आएगा, जो हम पढ़ाई करेंगे, जो हम नॉलेज गेन करने वाले हैं, हमें इन 8 थीम्स को पता करना है। आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, सो डोंट वरी। बट फर्दर, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि हमारी जो पहली थीम है डिफेंस एंड सिक्योरिटी की, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। तो फर्दर जब हम इसे बाइफरगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे थिएटराइजेशन पता होना चाहिए। अब ये सारी चीजें हमें पता कैसे चल रही है, ये हर एक चीज न्यूज में रहती ही है, ठीक है। करंट अफेयर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, ड्रग एफ्यूज, ट्रैफिकिंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस की हम बात करते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, आफ्सपा, लोन वुल्फ टेररिज्म एंड स्पेस वेपनाइजेशन। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारी जो पहली थीम थी उसे हम, और उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, राइट। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वाई ऐसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऐसे। यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है, इवेल्युएटर हमारे बारे में जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो क्या जज करने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऐसे, क्या यूपीएससी हमारा नॉलेज चेक कर रहा है क्या, ठीक है, क्या ये नॉलेज का टेस्ट है क्या। सो एब्सोल्युटली नॉट। जो हमें नॉलेज दिखाना था वो नॉलेज तो हमने पेपर वन में दिखा दिया है। एंड ऑब्वियसली जब हमारा पेपर टू अगर चेक हो रहा है, इट मीन्स कि हमने पेपर वन का कट ऑफ क्लियर किया है, तभी आपका पेपर टू चेक होता है। सो ऐसा नहीं कहेंगे कि यार पेपर टू से वो हमारा नॉलेज जज करने वाला है, बट हम ये कह सकते हैं कि हम, हमारा जो नॉलेज है उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे
खुद के थॉट्स में, ठीक है, हमारे खुद के थॉट्स में हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। हमारी इमेजिनेशन पावर, ठीक है, हम किस तरह से इमेजिन कर पाते हैं। कभी कभी फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल ऐसे आते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें, हमारा इमेजिनेशन पावर, ये सारा वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। वन मोर थिंग, व्हाट इज आर ओपिनियन, हमारा किसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा ओपिनियन क्या है। अब हमारा ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा ओपिनियन नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्या पॉजिटिव ओपिनियन रहा तो उसको एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं, क्या वो एडवांटेजेस है और नेगेटिव वाला डिसएडवांटेजेस है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को हम किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, दैट मैटर्स। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, ओके, तो अब इसकी पॉजिटिव चीजें क्या है। आप इसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। क्रिटिसाइज हम किस तरह से करेंगे कि यार, जब हम एज अ कंट्री, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, वहां पे हम इक्वालिटी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, तो क्यों हमने एक रिलीजन को सीए से बाहर रखा है, राइट। तो इस तरह से मैं उसे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। मुझे अगर पॉजिटिव्स देखने हैं तो सेम चीज को मैं पॉजिटिवली कैसे बोलूंगा कि कि हम उन कंट्रीज की माइनॉरिटी के तरफ सोच रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। व्हाट मैटर्स इज कि हम किस तरह से हमारे थॉट को कन्वे करते हैं, ठीक है। थॉट को हम कैसे कन्वे करते हैं, कितनी क्लैरिटी से कन्वे करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से शोकेस होती है, हमारी राइटिंग स्किल से, ठीक है, हमारी राइटिंग स्किल से ये सारी चीज यहाँ पे शोकेस होगी। ओके, एंड इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो ये होगा हमारा ऐसे का पर्पस। आफ्टर दैट, कुछ चीजें जब भी आप ऐसे लिखोगे तो आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है। कौन सी चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे को जब आप लिखोगे, मेक श्योर कि जो हमारा ऐसे है वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। मोनोटोनस का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक है, आपने बस उसका एक ही डायमेंशन टच किया है, ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्टली इट शुड नॉट बी मोनोटोनस, रैदर इट शुड बी मल्टी डिमेंशनल, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। अब मल्टी डिमेंशनल का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। लेट्स टेक कि अगर एक कोई भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री जन धन योजना को ही मैंने 300 शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वेयर एस मैं इसे और डाइवर्स कैसे बना सकता हूँ। मैं बात करूंगा कि इसी स्कीम का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी से पहले इंडिविजुअल, मेरे खुद पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मेरे लिए वो कैसे बेनिफिशियल है। अब ऐसे ही इंडिविजुअल से को मिला के एक घर बनता है, ठीक है। हाउस होल्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ही हाउस होल्ड से एक सोसाइटी बनती है, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही सोसाइटी से एक रीजन बनता है, ठीक है, एक रीजन बनता है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड एट द एंड, नेशनल लेवल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी में क्या उसका कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो हमने क्या किया, उसे डाइवर्स किया, हमने हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराई है। मैं आपको मल्टी डायमेंशनल और डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फोर थिंग्स, आपको दिमाग में रखना है जब भी आप एक ऐसे लिखते हो, तो दैट इट शुड बी मल्टी डिमेंशनल। मल्टी डिमेंशनल के साथ ही साथ हमारा अगला पॉइंट आता है। अब जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे, ऑल पॉइंट्स शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हर एक पॉइंट हमारे प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज, ताकि जो भी हमारे थॉट है, जो भी हम लिख रहे हैं, वो प्रॉपरली उसका मैसेज कन्वे हो सके, ठीक है, हर एक चीज प्रॉपरली कन्वे हो सके। जो कुछ भी हम लिखेंगे, मेक श्योर दैट वी आर स्टिकिंग टू दी टॉपिक, ठीक है। स्टिकिंग टू दी टॉपिक मतलब हमें बहुत ही कंसाइज लिखना है, ठीक है, कंसाइसली लिखना है, प्रिसाइसली लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया है प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड, ओके, मेक श्योर कि आप जनधन योजना की ही बात करो, उसी को आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ और भी चीजें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट हमारे पास सिर्फ 300 वर्ड्स की है। एंड 300 वर्ड्स जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि यार 300 वर्ड्स एक्चुअली बहुत कम होता है, इनिशियली एक फियर होता है, बट नो डाउट वो फियर आपका टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ ओवरकम हो जाएगा। देन आप खुद ही बोलोगे कि सर अब मेरे पास कंटेंट इतना हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना बेस्ट
उसमें डिलीवर करूँ। ओके, सो आपको बहुत कंसाइसली लिखना है। मेक श्योर यू आर क्लोज टू द टॉपिक, टॉपिक से हमें क्लोज क्लोज रहना है। एंड एट द एंड फुलफिलिंग द डिमांड, फुलफिलिंग द डिमांड मतलब सेम चीज है, ठीक है। जस्ट आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स देखो टॉपिक में से कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसी के लिए आज हमारा ये वर्कशॉप है, ताकि हमारा जो एक ऐसे है वो एक फुलफिलिंग ऐसे हो, उसकी डिमांड फुलफिलिंग हो, एंड उसी बेसिस पे हमको एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी मल्टी डायमेंशन। जब हम कहते हैं ना कि हमारे ऐसे को डाइवर्स बनाओ, ठीक है, आप टॉपर्स को सुनिए, वो भी ये कहेगा कि यार ऐसे को डाइवर्स बनाओ, अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर बात करो। तो ये क्या होता है? सो बेसिकली मैं क्या फॉलो करता था, ठीक है, अब डाइवर्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फॉलो करता हूँ पिस्टल अप्रोच, ठीक है। अभी पिस्टल अप्रोच क्या है? कोई भी टॉपिक अगर आता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आता है, तो मैं बात करूंगा पी फॉर उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है। देन ई इज फॉर व्हाट आर दी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है। एस इज फॉर उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है, सोशली वो कैसे अफेक्ट करेगा। देन टी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, ठीक है, उस चीज में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। एंड ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आप यहाँ चाहो तो एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हो कि उसे हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, रियल लाइफ सोसाइटी में हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। एंड लास्टली एल इज फॉर सम लीगल इश्यूज, लीगल इश्यूज। अब टू फर्दर डिवाइड, फर्दर इसको हम और अगर स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल में क्या क्या आ जाएगा कि भाई उससे रिलेटेड हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या क्या है, क्या क्या पॉलिसीज अवेलेबल है, ठीक है, क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, हम वो वहां पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देन आएगा क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज, क्या उससे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने वाली है क्या। फॉर एग्जाम्पल जहां पे भी अगर पॉलिटिकल रोल आता है, ओके, सो वो एक अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। अपॉर्चुनिटी ओपन करने का मतलब लेट्स टेक कि अगर कोई स्कीम आती है, कोई अगर स्कीम आती है तो उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है लोगों को। तो ये दो चीज, ठीक है। आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मतलब कि कैपिटल कहाँ से आएगा, ठीक है, कैपिटल कहाँ से आएगा, कितना कैपिटल, कितना कैपिटल ये हमें ग्रो करके दे सकता है, ठीक है, कितना कैपिटल ग्रो करके दे सकता है। देन इसकी मार्केट में डिमांड कितनी होगी, ठीक है, मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है कोई भी स्कीम्स की, ठीक है, ओवरऑल। आफ्टर दैट सोशल एस्पेक्ट की बात करें, सोशल में क्या आ जाएगा, क्या वो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या कुछ अवेयरनेस उसमें हेल्प कर सकता है, क्या उसमें इंक्लूजन का कंसेप्ट आता है, कि इंक्लूजन मतलब जैसे कि सबका साथ सबका विकास हो गया, ठीक है, सोसाइटी को क्या हर एक सोसाइटी को वो टारगेट कर रहा है क्या। आफ्टर दैट उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, और अगर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे अफोर्डेबल बनाएंगे, ठीक है, कैसे उसे हर एक कोने तक एक्सेस कराएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज आएगी। लीगल में क्या आ जाएगा, क्या उसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल सेम अगर सीएए है, तो सीएए के लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स उससे रिलेटेड है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। तो हर एक चीज आप ऐसे एक एक चीज अब यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, सो एक पिस्टल अप्रोच हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि आप क्या कर सकते हो कि कोई भी स्कीम इंडिविजुअली मुझे कैसे इफेक्ट करती है, इंडिविजुअल से ही मिलके क्या बनता है, हमारा बहुत सारे घर बनते हैं, हाउस होल्ड लेवल पे क्या इफेक्ट करेगा, हाउस होल्ड से क्या आएगा, हाउस होल्ड से आएगा हमारी बनती है सोसाइटी, सोसाइटी के बाद क्या आएगा, एक रीजन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक रीजन के बाद में क्या आएगा, फाइनली एट द नेशनल लेवल उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप चीजों को टारगेट करके अपने ऐसे को डाइवर्स बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और अगर मैं आपको कुछ फर्दर बताऊं, कुछ भी अगर पूछा जाए, ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक आता है, लेट्स टेक की गिग इकोनॉमी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिग इकोनॉमी, ठीक है, गिग इकोनॉमी। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो, आप इसका प्रोस्पेक्ट्स बता सकते हो, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स बता सकते हो, इसके आप चैलेंजेस बता सकते हो कि इसके चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हो, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट्स, चैलेंज, कॉन्सिक्वेंस, तो तीन पैराग्राफ तो आपके ऐसे ही बन गए। एंड हर एक में आप एग्जाम्पल ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स टू मेक आर ऐसे अ डाइवर्स ऐसे। नेक्स्ट आता है कि कंटेंट कहाँ से लाए अगेन। सो आपको पता होगा
मैंने आपको सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी में बताया है कि जब आप पेपर वन की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, पेपर वन में हम हर एक सब्जेक्ट कवर करते हैं, है ना, मैंने आपको ये सारी चीज बताई, हम करंट अफेयर पढ़ते हैं और यहीं से हमारा क्या बनता है, पेपर टू का कंटेंट बनता है। कैसे? सेम चीज आप देखो, पेपर टू का जो हमारा ऐसे है, ऐसे का सिलेबस क्या है, ये यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। क्या सिलेबस है कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल पता होना चाहिए, एक थीम थी हमारी, एक ज्योग्राफी, ये भी हमारी थीम थी, पॉलिटी, ये भी हमारी थीम थी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज, एनालिटिकल एबिलिटी। सो ओवरऑल इन्हीं पे से तो पूछा जा रहा है। अब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम, फ्रीडम स्ट्रगल स्पेक्ट्रम से पता चल जाता है। ज्योग्राफी आप 11th 12th पढ़ रहे हो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, इकोनॉमी के लिए हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट पेपर वन के साइड बाय साइड आपका, आपकी जो प्रिपरेशन है वो पेपर टू की भी प्रिपरेशन आपकी होती है, आप उसके लिए भी नॉलेज गेन कर रहे हो। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कंटेंट या सोर्स, आपकी पेपर वन की प्रिपरेशन, ठीक है, पेपर वन की प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन आपकी कोई भी हो सकती है, अगर आप वन लाइनर भी मैगजीन पढ़ते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वन लाइनर मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, तो उस वन लाइनर मैगजीन से हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट पता चल जाती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, राइट। ऐसे रिपोर्ट्स पता चल जाती है वन लाइनर, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। अगर आप चाहो तो विजन के जो सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, सेलेक्टेड आर्टिकल्स जो है आप उसे रीड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर अभी अगस्त का मंथ है तो उसमें कौन कौन से हॉट टॉपिक्स थे। ये भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं, आप वहां से देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर से भी हमें कुछ ना कुछ पता चलता है, हम अवेयर रहते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है। ओके, तो जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, आप एडिटोरियल्स रीड कर सकते हो, ठीक है, एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं, एडिटोरियल से हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे हमें थॉट्स कन्वे किए जाते हैं, ये सारी चीज हम वहां से सीखते हैं। ओके, तो सेकंड सोर्स तो हमारा ये हो गया। अब ये भी चीज हम पेपर वन के लिए तो करते ही है, तो अगेन हमारा चीजें क्या हो रही है, पेपर टू के लिए बिल्डअप हो रहा है, राइट। सो आइडियली आई वुड से पेपर वन के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है, आपका नॉलेज पेपर टू के लिए बनते रहेगा। करंट अफेयर में अवेयर रहिए, राइट। एंड लास्टली कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, वो स्टैटिक प्लस आप उसमें करंट अफेयर का अगर ब्लेंड करते हो, ठीक है, लेट्स टेक की अगर हम बात करते हैं आफ्सपा की, ठीक है, अब आफ्सपा जो है ये एक एक्ट है, तो ये तो स्टैटिक चीज है। लेकिन उसका प्रेजेंटली अगर ये उसमें ऐड कर देते हो कि रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली अभी 2 महीने पहले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 2 महीने पहले नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के डिस्ट्रिक्ट से इसे हटा लिया गया, तो आपने क्या किया, उसमें आपने करंट अफेयर का डेटा डाला है, ठीक है, जिससे क्या शो होता है कि यस, वी आर अवेयर, हमें पता है कि हमारी डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो रही है, राइट। तो ये हमारा कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हम ऐसे लिखते हैं तो हमें कौन कौन से बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, सो दैट कि हमारा टास्क थोड़ा सा इजी हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। नाउ व्हाट डू वी मीन जब मैं कहता हूँ कि अंडरस्टैंड द टॉपिक? सो कोई भी अगर टॉपिक है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर ये हमारा टॉपिक है तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए, इस टॉपिक को समझ के इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालिए कि हमें किसके ऊपर बात करनी है। याद है ना आपको, टॉपिक से एकदम टॉपिक से क्लोज ही रहना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। 300 वर्ड ऐसे होता है, बहुत कम वर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करनी है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की, ठीक है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कि क्यों जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब आ जाएगा इस पे हमारे जो सोशल मीडिया होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन पे जो भी न्यूज सर्कुलेट होती है, आप देखोगे कि यार फेक न्यूज को सर्कुलेट होने में टाइम नहीं लगता है। ओके, तभी हम कहते हैं कि न्यूज पे या सोशल मीडिया पे आजकल जो भी आए उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, हमें ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट होता है कि वो न्यूज कितनी ऑथेंटिक है या नहीं है ना। तो सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे कि हमें बात करना है सिर्फ उसके क्राइसिस की, कि क्यों हम आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे और एक चीज लिखिए, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेक श्योर कि हमारा जो ज्यादा स्ट्रेस होगा, हम ज्यादा जो बात करेंगे वो इंडिया से रिलेटेड करेंगे। आप अगर समझाना चाहो तो कुछ बीच में एग्जाम्पल दे सकते हो,
दूसरे कंट्री का, लेकिन ओवरऑल हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस देना है वो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देना है। तो ये मैंने टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया। देन इसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। क्या होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग? ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके साइड बाय साइड में आपको ये चीजें सिखाऊंगा। नेक्स्ट हम आएगा कि अब जो भी हमारे थॉट्स थे उसे स्ट्रक्चर कैसे करना है। अब हमारे मन में पैराग्राफ तो बन गए कि यार एक पैराग्राफ में बात करूंगा कि एक पैराग्राफ में बात करूंगा कि सोशल मीडिया में किस तरह से फेक न्यूज सर्कुलेट होती है, राइट। देन कितना वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, एक पैराग्राफ मेरा उसके ऊपर भी रेडी है। कुछ मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, एक पैराग्राफ मेरा उसके लिए भी रेडी है। कुछ मैं गवर्नमेंट के लिए गए स्टेप्स बता दूंगा, तो एक पैराग्राफ मेरा उससे भी रिलेटेड रेडी है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि जब पैराग्राफ तो आ गया, लेकिन आप वो फ्लो मेंटेन नहीं कर पाओगे इनिशियली, ये डाउट होता है। ठीक है, इसे हम स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं कि कनेक्टर्स कैसे यूज करना है। क्या होता है कनेक्टर्स? डोंट वरी, ठीक है। मैं कोई भी चीज यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सो आई इंश्योर कि वो चीज मैं आपको पूरी सॉर्ट करके दूं। ठीक है, तो ये हर एक चीज में बताऊंगा कि कनेक्टर्स किस तरह से यूज करना है, राइट। सो जो हमारे 6 स्टेप्स थे, तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप है ये आएंगे हमारे प्री राइटिंग में। ठीक है, प्री राइटिंग का मतलब क्या हो गया? लिखने से पहले ये सारी चीज हमारे माइंड में रेडी होनी चाहिए जब हम उस एग्जाम हॉल में बैठते हैं। अब वो चीज कैसे रेडी होगी? आज हम घर पे बैठे, घर पे प्रैक्टिस करके। गॉट इट। नेक्स्ट 3 स्टेप जो होता है ये आएगा हमारा एक्चुअल राइटिंग में। ठीक है, अब टॉपिक समझ लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अब हमें उसे क्या करना है? अब हमें एक्चुअली उसे लिखना है। ओके, ऐसे को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। जो हमारा ऐसे होता है उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका एक मेन बॉडी होना चाहिए, एंड फाइनली उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए। क्या होता है ये? तो 3 पैराग्राफ तो हमारे बड़े इजीली बन गए। एक होगा हमारा इंट्रोडक्शन, कितने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए? सो मैक्सिमम अप टू 50 वर्ड्स। ठीक है, 50 वर्ड्स का 50 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन इनफ होता है। ओके, अब इंट्रोडक्शन किस तरह से करना है? कोई कहता है कि यार कोट्स यूज करो, कोई कहता है रिपोर्ट यूज करो, कोई कहेगा एनेक्डोट करो, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करो। हर एक चीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे दिखता है ऐसे। जब हम कोट से स्टार्ट करते हैं तो कैसे दिखता है, रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं तो कैसे दिखता है, हर एक चीज आपको समझेगी। सो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। एक होगा हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड आएगा आपका मेन बॉडी, एंड थर्ड होगा हमारा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम कितने वर्ड्स यूज करेंगे? मैक्सिमम अप टू 50 वर्ड्स, 50-55 चलता है। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप 50 से ज्यादा एक्सीड मत कीजिए। ओके, देन तीसरी चीज मैं करूंगा, सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो कंक्लूजन में। कंक्लूजन पे भी मैक्सिमम हमारा 50 वर्ड का कंक्लूजन हो जाना चाहिए। तो कितना बचता है? वी कैन यूज अप टू 200 वर्ड्स फॉर द मेन बॉडी। मेन बॉडी में बचता है हमारा 200 वर्ड। ओके, अब यहीं पे यही वो मेन बॉडी होता है जहां पे हम शो कर सकते हैं या हम बना सकते हैं हमारे ऐसे को डाइवर्स बाय द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। सोशल इशू के ऊपर बात कर लिया, उसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट बता दिया, इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट बता दिया, लॉजिक लीगल बता दिया, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट बता दिया, है ना। तो इस तरह से बता सकते हो, पहला डायमेंशन। सेकंड, आप बता सकते हो कि इंडिविजुअली कैसे अफेक्ट करेगा, सोसाइटी पे कैसे अफेक्ट करेगा, नेशन पे कैसे अफेक्ट करेगा, इंटरनेशनली कैसे अफेक्ट करेगा, है ना। तो ये अलग 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 डायमेंशन है जो आप फॉलो कर सकते हो। या तो आप कॉजेस बता दो, कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, फ्यूचर बता दो, एंड एग्जाम्पल्स दे दो। ओके, ये एक अप्रोच हो सकती है, राइट। तो ये तो वर्ड की बात होगी कि इंट्रोडक्शन हमारा होना चाहिए अप टू 50 वर्ड्स तक का इंट्रोडक्शन देंगे। 200 वर्ड्स हम यूटिलाइज करेंगे मेन बॉडी में, कंक्लूजन होगा हमारा मैक्सिमम 50 वर्ड्स का। अब और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिकॉज वी आर बिगनर, हम बिगनर है, हम भी इस फेज से जा चुके हैं। आता है कि यार 300 वर्ड गिनेंगे कैसे? वर्ड्स नहीं गिनना है। ठीक है, लिमिट कितनी है हमारी? 300 वर्ड्स की। अगर आपका ऐसे 260 से 300 वर्ड्स का भी होता है चलेगा, टोटली फाइन। मैंने आपको AIR 30 की कॉपी बताया था, जिसको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क मिले हैं 111 इन पेपर 2। आप उनकी अगर वर्ड लिमिट देखते हो, सो दैट इज नॉट इवन 250, 250 भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से क्वालिटी वहां पे प्रेजेंट की है ना, सो उसी में वेटेज बढ़ जाता है। सो आप मेक श्योर कि 360 से 300 शब्दों का आपका ऐसे होना चाहिए। 300 ब्रीच करके कुछ मतलब नहीं है।
अगर आपके पास कंटेंट भी टॉप नॉच है तो भी कुछ मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? आप समय से हार जाओगे। ओके, हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा। 15 से 18 मिनट में हमारा एक ऐसे हो जाना चाहिए। गॉट इट? सो मेक श्योर कि आप 260 से 300 शब्द का हमारा ऐसे होगा, जिसमें आप चाहो तो 50 शब्दों का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, 50 शब्दों का आप कंक्लूजन लिख सकते हो, और बीच में जो भी बचता है हमारे पास 150 से 200 वर्ड्स का हम यहाँ पे मेन बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। मेन बॉडी में हम हमारे ऐसे को डाइवर्सिफाई करेंगे बाय मेकिंग पैराग्राफ्स। हम यहाँ पे और पैराग्राफ्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? कैसे पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करेंगे? जैसे कि यहाँ एक चीज में मैंने बता दिया, ठीक है, एक पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। तो कितने पैराग्राफ हो सकते हैं? ये हमारा मेन बॉडी था। मेन बॉडी में आप 3 to 5 पैराग्राफ्स यूज कर सकते हो। ठीक है? 3 से 5 क्यों? क्योंकि यार हमारे पास वर्ड लिमिट ही उतनी है, 150 से 200 वर्ड्स, है ना? अब अगर आप इसमें कहोगे कि यार मैं 8 पैराग्राफ 10 पैराग्राफ बना देता हूँ, ओके, तो आप देखो कि आप हर एक पैराग्राफ में क्या 2 2 लाइन लिखोगे क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। राइट? सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे 3 से 5 पैराग्राफ यूज कर सकते हो मेन बॉडी में। अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करके डाइवर्सिफाई आप कर सकते हो पैराग्राफ वाइज। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू इंट्रोडक्शन। कितने शब्दों का? 50 वर्ड्स। देखो, रिपीटेशन का सिंपल सा मतलब यही है ताकि आपके माइंड में ये चीज रिपीटेडली फीड हो जाए। सेकंड पैराग्राफ जो होगा हमारा मेन बॉडी होगा, जहाँ पे हमारे पास कितना बचता है? 150 से 200 वर्ड्स आप यूज करो, बिंदास यूज करो, जिसमें आप पैरा 1 बनाओ, ठीक है, पैरा 2 बनाओ, पैरा 3, पैरा 4, 4 से 5, आप चाहो तो 5 पैराग्राफ बनाओ। ठीक है? तो 3 to 5 कम से कम मेक श्योर कि आप 3 पैराग्राफ बनाओ ही बनाओ अपने मेन बॉडी में। मैक्सिमम आप 5 रख सकते हो। पहले पैराग्राफ में मैंने किसी भी टॉपिक का सोशल एस्पेक्ट बता दिया, सेकंड में मैंने उसका पॉलिटिकल बता दिया, नेक्स्ट में मैंने उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट बता दिया, नेक्स्ट में मैंने उसका लीगल एस्पेक्ट बता दिया या टेक्नोलॉजिकल बता दिया। ओके, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आपको पिस्टल अप्रोच दिया है, PESTAL, तो 6 पैराग्राफ होने ही चाहिए। डोंट वरी, 3 ही बताओ, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बता दो। जो आपको 3 आपके पास बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकते हो उसमें आप बताओ, चलेगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि ये सर ने 6 बोला है तो 6 के 6 आपको लिखने आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है सो डोंट वरी, इस तरह से आप डाइवर्सिफाई करो। सेकंड अप्रोच क्या फॉलो कर सकते हो? सेम चीज, इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, देन नेशनल लेवल पे। ठीक है? तीसरा अप्रोच क्या फॉलो कर सकते हो मेन बॉडी में? आपने वहां पे बता दिए, कॉजेस बता दिए, कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, आफ्टर दैट फ्यूचर एस्पेक्ट्स बता दिए, कुछ आपने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स दे दी, या आपने इसके ऊपर कुछ रेमेडीज दे दिया, या आपने इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस दे दिए। ठीक है? इस तरीके से आप बता सकते हो। एंड लास्टली, कंक्लूजन। अगेन, कंक्लूजन होता है हमारा फिर से मैक्सिमम 50 वर्ड्स का आप रख सकते हो, उससे बियॉन्ड मत रखो। हमारा जो 80%, 70 80% जो हमारा कंटेंट होना चाहिए वो मेन बॉडी में आना चाहिए। ठीक है? मेन बॉडी में आना चाहिए। सो ये आपको स्ट्रक्चर समझ गया, वर्ड लिमिट समझ गई। एक एक चीज मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है ना कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है और आप 350 वर्ड्स भी लिख सकते हो, ठीक है, 350 वर्ड्स भी आप लिख सकते हो, और इसको आपको 15 मिनट ही लग रहा है, ठीक है, अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस भी करोगे तो भी यूपीएससी पेनलाइज करता है। ठीक है? आपको पेनल्टी मिलेगा टू ब्रीच दी वर्ड लिमिट, तो वो आपको करनी नहीं है। ठीक है? दैट ऑल्सो विल क्रिएट द नेगेटिव इम्पैक्ट, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करेगा। सो मेक श्योर जस्ट फॉलो द वर्ड लिमिट। कितनी वर्ड लिमिट आप रख सकते हो? सेम, 260 to 300 वर्ड्स। ठीक है? मेक श्योर कि आप इतना मेंटेन करो, टाइम बाउंडेड मैनर में लिखो। इनिशियली जब आप ऐसे लिखोगे, आधा घंटा लो, 45 मिनट्स लो, चलेगा। ठीक है? बट डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आ जाएगी। हम हमारे ऐसे को कैसे एनरिच कर सकते हैं, कैसे हमें कुछ एज मिल सकता है बाकी एस्पिरेंट से। क्वेश्चन आता है ना, सर मैप यूज कर सकते हैं क्या? सर फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं क्या? राइट? सो बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है? तो ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है, जो आपको हमेशा एक एज एक्स्ट्रा देगा। ठीक है? आपको एक्स्ट्रा मार्क ये दिलाएगा ही दिलाएगा। आप मैप यूज करो, बट सारी चीज ना रेलेवेंट होनी चाहिए। जबरदस्ती घुसाओगे, वो इवेल्युएटर इतने साल से आंसर ही चेक कर रहा है, बस वो किसी बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। प्रोफेसर मतलब वो हाईली एजुकेटेड है, उसका एक्सपीरियंस कितना होगा, वो आंसर कॉपी देख के बता देगा कितने वर्ड्स में लिखा है।
राइट। सो मेक श्योर कि अगर रेलेवेंट है तो यूटिलाइज करो, नहीं है अच्छे से लिखो, ठीक है, सिंपल ही लिखो। फिर मैप यूज कर सकते हो 100%, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो बिल्कुल। अपनी चीजों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, हर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देन कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। तो ये कुछ छोटी स्टेप्स होते हैं जो आपका ऐसे बाकियों के ऐसे से ब्यूटीफुल बनाएगा, आपको एक्स्ट्रा एज देगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट देगा, ठीक है। लेट्स टेक कि जैसे मैंने यहाँ पे बात किया रूल नंबर 1 कि आप मैप यूज करो। अब ये टॉपिक था कि चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग इंडियाज बॉर्डर। क्या किया मैंने बस इंडिया का मैप बनाया है। यहाँ पे हमारी बॉर्डर क्या क्या है, बस मैंने बॉर्डर बता दिया कि यार ये पाकिस्तान है इस साइड, छोटा सा अफगानिस्तान, देन चाइना, थोड़ा नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। दैट्स ऑल। ये मैंने मैप यहाँ पे छोटा सा बना दिया है। अगला आता है फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं क्या। हाँ, वन मोर थिंग। अब देखो, जब मैं इस 2024 की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड आपको पता होगा कि कच्चा तीवू आइलैंड, इंडिया श्रीलंका के बीच में एक थोड़ा सा टसल चल रहा था, तो ये मैंने प्रैक्टिस करके रखा था, ठीक है, कि गलती से अगर आ गया तो मैं ये चीज यहाँ पे बताऊंगा कि कच्चा थी वो आइलैंड कहाँ पे है। सो ये इंडिया हो गया, ये पाक स्टेट हो गया, और इन दोनों के बीच में, इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट के पास कच्चा थी वो आइलैंड है, ठीक है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप वहां पे बना पाओगे, ठीक है। आपका एग्जाम 10 महीने बाद है, 11 महीने बाद है, उसके लिए आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके ये चीज आप वहां कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि इंस्टेंटली 1 महीना पढ़ के मैं हर एक चीज वहां पे कर लूंगा, सो आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, rather देन इंस्टाग्राम की क्रिंज रील्स, राइट। सो इसकी प्रैक्टिस आज से करोगे तब जाके वहां पे अपना बेस्ट डिलीवर कर पाओगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है। ये सिंपल सी चीज, मैंने सोशल मीडिया बता दिया। टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग। मैंने बस सोशल मीडिया को इस तरह से बता दिया यार। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम चीज बताएंगे, लेकिन पैराग्राफ के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक, इस तरह से बताएंगे, चलेगा वो भी, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे वे में ज्यादा अच्छे से थॉट मेरे व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं ऐसी ये सारी चीजें ऐड करूंगा कि मैंने सोशल मीडिया को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब, स्नैप, इंस्टा, फेसबुक, गॉट इट। तो यही फ्लो चार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज को आप, अगर कुछ चीजें आप बताना चाह रहे हो, कि आप तो मेक श्योर कि आप उसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ। मैं भी आपको अगर यहाँ पे कुछ समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, तो शायद आपको भी बेटर समझ में आता है। इन द सिमिलर मैनर, आप अगर कोई नया थॉट लिखते हो, तो आप उसे एग्जाम्पल के साथ में बता दो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल, severe concerns are raised by the emerging technology like deep fake artificial intelligence, which perhaps a which portrays a malified image at global scenario. For example, Russia and China are often criticized for manipulating and spreading false pictorial information in border disputed area. राइट। अब मैंने ये जो चीज थी, स्टार्टिंग की 4 लाइन मैंने बोल दी, फिर मैंने उसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, जो कि क्या करता है, इस चीज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। और क्या कर सकते हो आप, छोटा सा आप अंडरलाइन कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको नजर आती है आप उसे अंडरलाइन करो। ये हमेशा आपको एज देगा ही देगा। गॉट इट। नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि जब हम ओवरऑल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब हम आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे 10 महीने बाद के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप क्या क्या चीजें सीखते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 A's बताए, अब 3 A's हो गए, यहाँ पे 3 F हो गए, हियर ऑल्सो इट इज 3 F, 3 I, 3 M, 4 D, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि ये क्या है। मेरा एक सेंटेंस रेडी हो गया है। कैसे रेडी हो गया, कोई भी XYZ स्कीम होगी, ठीक है, उस स्कीम को, फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं डिजिटल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो मैं उसको कैसे लिख दूंगा, दैट मेक श्योर दैट द स्कीम्स रिलेटेड टू digital schemes related to digital infrastructure follows the concept of 3A, follows the concept of 3A. What are 3A? That is accessibility, affordability, availability. Make sure to implement this Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. We have the 3 F's, that is fund, function and functionary. Make sure make sure while while rising the price,
या while implementing this scheme, we should not ignore the prices of these three F. What are these three F? Food, fuel and fodder. ओके, बिकॉज दीज आर दी एसेंशियल्स, ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आ रही है, मेक श्योर द टेक्नोलॉजी फॉलोज 3 I। व्हाट आर दिस 3 I? दैट इज इनोवेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई अगर जैसे मिस इन्फॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फेक न्यूज होती है, वो अगर सर्कुलेट होती है, ठीक है, तो हम वहां पे 3 M यूज कर सकते हैं: मैनिपुलेशन, मैल फंक्शन, मैल प्रैक्टिस। ओके, मेक श्योर दैट वी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ 4D for securing our border, that is detect, destroy, deter, drone, या ड्रोन, डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय। आई होप कि आपको इस चीजें समझ में आ रही होगी, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स, क्या कीवर्ड्स? मैं ये नहीं लिखूंगा कि यार इसकी डिमांड बहुत इजीली, इसकी डिमांड ही नहीं है, ऐसे वर्ड से बेटर मैं एक क्वालिटी वर्ड यूज करूंगा: डिमांड ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, पॉलिसी ड्रिवन, मार्केट ड्रिवन, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, जनरली जनरली हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? जिसे अगर ये चीज नहीं पता होगी, जो जो एक छोटी छोटी चीज को इग्नोर करता है, वो क्या करेगा? वो लिखेगा कि यार देर इज अ वेरी लार्ज गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एंड रूरल एरिया, वो ऐसा लिखेगा। अब इसी 2 लाइन को मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा दैट इन इंडिया देर इज एक चीज है, मतलब डिजिटल डिवाइड बहुत है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड होने के वजह से वहां पे टेक्नोलॉजी पेनेट्रेट नहीं हो पा रही है। तो मेरे पास एक छोटा सा शब्द है, डिजिटल डिवाइड: एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लाइब्रेरी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, लैक ऑफ स्किल्ड, लैक ऑफ विलिंगनेस। तो मैं इस तरह से वर्ड यूज करूंगा यार। ठीक है, जब मैं ऐसे यूज करूंगा ना, इन्हीं वर्ड, इस वर्ड को मैं अंडरलाइन करूंगा, ताकि मैं चाह रहा हूं कि यार इवेल्युएटर को कि आप ये देखो मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूँ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके मैं आपको ऐसे में किस तरह से यूज करता हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे डेटा सोवरेनिटी लिखा है, डेटा सोवरेनिटी, डेटा लोकलाइजेशन, रेट टेपिज्म। गॉट इट? देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप देखोगे, सो इट इज जनरली जो एक नॉर्मली जो बस एक एक दो महीने में ऐसे रीड करता है, विदाउट प्रैक्टिस जाता है, वो क्या यूज करेगा? द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन विथ प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अब आप क्या खुद में इंप्रोवाइज करोगे? कैसे? आप ये नहीं लिखोगे सोशल मीडिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, अब आप लिखोगे वहां पे सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वर्ड, राइट? तो आप ये सारी चीज यहाँ पे सीखोगे। अब ये मुझे कुछ कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन करके रखे। अब आप देखो, आप इसे कहाँ यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेंटेंस है ना, वो आप कहीं भी चिपका सकते हो। कैसे? सेकंड देखो: एवरी सिचुएशन इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये आप नहीं लिख सकते हो। अगर से कुछ डिफेंस से रिलेटेड आ गया, आप वहां भी लिख सकते हो कि यार इंडिया की जो बॉर्डर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, वो फ्रजाइल है, वो पोरस है। तो आप वहां पे भी लिख सकते हो। कोई भी टॉपिक बोलो, वहां पे मैं इसको यूज करके बता सकता हूँ। अगला देखो: government is trying its very best to tackle this situation very effectively and efficiently by introducing XYZ scheme. Got it? While the availability of new technology testifies to scientific progress of nation, it is a necessary evil. ओके, जैसे कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ओके, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब हमारे डे टू डे लाइफ का वो पार्ट बन चुका है। उसके नेगेटिव चीजें भी बहुत सारी है, बट दीज आर दी नेसेसरी एविल। ठीक है, नेसेसरी टूल्स। सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए। मोबाइल फोन्स से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है, बट क्या हम उसे त्याग सकते हैं? क्या नहीं? तो वो हमारे लाइफ का एक नेसेसरी एविल है। तो कुछ ऐसे यूज करो। 6 1 इज क्वाइट टू लार्ज, तो आप उसे आराम से यूज रीड करना। दिस विल हेल्प इंडिया टू टैकल न्यू एज थ्रेड इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर। कंक्लूजन में मैं इसे लिख सकता हूँ। अब ये चीजें कैसे आती है? अब दो तरीके के स्टूडेंट हो गए आप में से कि सर यही चीज मुझे दे दो। ठीक है, देना क्या है? आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दे भी दूंगा। सेकंड होता है वो समझ रहा है, वो उसको समझेगा। इस 10 मंथ की जो जर्नी होगी, उसमें वो चीजों को अपने अंदर डेवलप करेगा।
अपने तरीके से यूज करेगा। ठीक है, सो आपको सेकंड वाला स्टूडेंट बनना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ और चीजें जो आपको ऐसे में ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है ना कि सर मुझे तो सेंटेंस फॉर्मेशन में डाउट प्रॉब्लम हो रही है। गाइस, तीन चीज का ध्यान रखना है। आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करने हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करने हैं आपको, कोई भी फ्लावरी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है आपको, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है अपने लैंग्वेज से, अपनी राइटिंग से इम्प्रेस नहीं करना है। जस्ट मेक श्योर कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, आपको एक्सप्रेस करना है। किस तरह से कर सकते हो? आपका जो ग्रामर होगा, थोड़ा सा मेक श्योर कि आपका ग्रामर, बेसिक ग्रामर तो हर किसी को आता है, सिंपल लिखो। ऐसा लिखो कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ रहा है, सामने वाला सामने वाला आपके इंटेंशन को समझ रहा है, आपकी राइटिंग स्किल्स की वजह से, आप जो भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो उसके वजह से। डजेंट मैटर, देखो ये वो चीज़ नहीं है कि आप अगर हिंदी में लिखोगे तो डिसएडवांटेज है, इंग्लिश में लिखोगे तो आपको एडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं है यार। हिंदी में भी ग्रामर होता है, इंग्लिश में भी ग्रामर होता है। छोटे छोटे जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसे फॉलो करो। टेंसेस हो गए, उसे फॉलो करो। अगर आपका कोई ऐसे प्रेजेंट टेंस में है या परफेक्ट टेंस में है, मेक श्योर कि आपका पूरा फ्लो उसी टेंस में मेंटेन रहे। ओके, सेकेंड चीज क्या होगा? आपका लिंग्विस्टिक स्किल। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्किल, जिस भी तरह से आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करोगे, वर्डिंग्स जो होगी, फ्लावरी लैंग्वेज यूज करना है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल रखो। ठीक है, आपके जो सिंपल बेसिक इंग्लिश होगी, बेसिक सेंटेंस होगे, उसी से ही आपको बेस्ट मार्क मिलेगा। अगला क्या होगा? कुछ भी नहीं आता, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा रखो अपना। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है कि प्रेजेंटेशन स्किल मतलब वही जो मैंने समझाया, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दे दो, मेन बॉडी दो तीन पैराग्राफ में लिखो, और एक सेपरेट पैराग्राफ कंक्लूजन कर दो। दिस इज प्रेजेंटेशन, यही प्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया कुछ कीवर्ड को, दिस इज प्रेजेंटेशन। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? यार, हैंडराइटिंग से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर से आपका कंटेंट अच्छा है। बट मेक श्योर कि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी हो कि सामने वाले को स्ट्रगल ना करना पड़े। जो आपका प्रोफेसर होगा वैसे ही वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा, तो उसे ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े कि यार ये क्या लिखा है। थोड़ा खुला खुला लिख सकते हो, दो लाइंस होते हैं उसमें स्पेसिंग प्रॉपर मेंटेन करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको 100% आपको एक एज रहेगा। अब ऐसा नहीं कि जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है उसको 2 मार्क ज्यादा मिलेंगे, नहीं। अगर उसका भी कंटेंट बेसिक है, हैंडराइटिंग अच्छी देख के पहले तो इवेल्युएटर थोड़ा वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा कि वाह यार कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है। लेकिन उसके बाद सोचो, जब वो रीड करेगा, क्या सोचेगा? कि बस इसकी हैंडराइटिंग ही अच्छी है, बाकी जो थॉट प्रोसेस है वो इसका जीरो है। ओके, तो एक्सपेक्टेशन से बिलो मीट करेगा तो प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशन से आप अबव मीट करोगे तो 100% आपको एक एज मिलेगा। गंदी हैंडराइटिंग है, क्वालिटी टॉप नॉच है, 2 मार्क ज्यादा ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, अब ऐसे को ओपन कैसे कर सकते हैं हम? ओपन कैसे करना मतलब, ऐसे के अलग अलग तरीके होते हैं इंट्रोडक्शंस के। कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप किसी भी टॉपिक को डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। उस कीवर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कोट से स्टार्ट कर सकते हो, आप रिपोर्ट या डेटा फैक्ट दे सकते हो, आप कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दे सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं बताऊंगा कि, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम क्या कहते हैं, हमें एम करना है कि पूरे इंडिया में कोई भी भुखमरी से, या हमें जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, हम ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा आउटपुट दे रहा है। वो इतना आउटपुट दे रहा है कि हम आने वाले 10 साल तक आराम से खा सकते हैं घर पे बैठ के। हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट इतना ज्यादा है कि हम फॉरेन को एक्सपोर्ट कर देते हैं। करेक्ट है। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन ये है, अगर हमारे पास इतना ज्यादा अनाज है, अनाज की प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, 10 साल तक हम खा सकते हैं, तो इंडिया में लोग भूखमरी से क्यों मर रहे हैं? हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक इतनी कम क्यों है? तो ये क्या है? ये एक तरीके का एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आयरनी है। आप क्वेश्चन पूछ के कर सकते हो, आप एनेक्डोट दे सकते हो, आप किसी चीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब अगर पूछा जाए, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर कुछ आ जाता है, तो मुझे एक चीज आती है यार, फंडामेंटल राइट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कहाँ पे जाता है? इंग्लैंड में जाता है, जब उन्होंने मैग्ना कार्टा निकाला था, है ना? तो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। इनके मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे कि पहली चीज जो मैंने आपको कही है कि आप डिफाइन कर सकते हो, आप कीवर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेट्स हैव अ लुक हियर। टॉपिक इज गिग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। क्या है कीवर्ड? मैं गिग इकोनॉमी बता दूंगा क्या है।
ओके। अब ये जो डेफिनेशन है ना, मुझे बस ये समझता है कि गिग इकोनॉमी क्या है, मैंने उसकी डेफिनेशन याद नहीं की है। आप इसे रीड करो। गिग इकोनॉमी इज अ लेबर मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क ऑन टेम्पररी बेसिस, दे फ्रीलांस टू अर्न देयर लाइवलीहुड, दैट्स ऑल। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था। क्या किया मैंने, गिग इकोनॉमी को ही मैंने यहाँ पे बताया है कि यार सबसे पहले गिग इकोनॉमी क्या होती है। तो ये हो गया एक तरीके का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप ऐसे ओपन कर सकते हो। सेकंड आप देखो, रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर फ्यूचर एंड प्रोस्पेक्ट्स। अब मैंने कैसे स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर इज अ सोल ब्राइट स्पॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इंडिया एंटर्स द अमृत काल। अराउंड 60% of the population is involved in primary activity. Out of that, more than 70% of the agrarian economy is women dominated or women driven. क्या आप मुझे बताओगे कि ये किस तरीके का इंट्रोडक्शन है? क्या ये मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स पेश किए हैं? क्या मैंने यहाँ पे डेटा के थ्रू समझाया है? क्या मैंने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की है? राइट। और एक ऐसे देखिए आप, दैट हाउ कैन इंडिया एंड चाइना सॉल्व क्राइसिस इन साउथ एशिया। सो ORF एक रिपोर्ट का नाम है, released a research paper titled Cooperation Between the Elephant and the Dragon, The Need of Global Order. Got it? कैसे स्टार्ट किया मैंने, रिपोर्ट से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आप देखो, ये आपको बताना है, द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन मेकिंग इंडियन एंड इकोनॉमिक सुपर पावर। अब ये किस तरह से हमने ओपन किया है, व्हाट कॉजेस पाथ टू बीइंग एन इकोनॉमिक सुपर पावर, क्वेश्चन मार्क, इज इट यंग डेमोग्राफी और स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स, क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे किया है, क्वेश्चन पूछ के हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके होते हैं, आप डिफाइन कर सकते हो, आप कोट कर सकते हो, कोट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत ही फेमस है, अगर कुछ विमेन विमेन एजुकेशन से रिलेटेड आता है, तो हमारे पास एक कोट होता है BR अम्बेडकर जी का, कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी ऑफ विमेन। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेटेड है। तो आप ऐसे कोट से स्टार्ट करो, रिपोर्ट फैक्ट देखा है, कॉन्ट्राडिक्शन मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन पूछ के एनेक्टोड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस तरीके से आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। एक मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा अब यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है, अब एक पूरा फुल फ्लेश्ड ऐसे कैसे दिखता है, राइट। सो यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करें, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। पहला पैसेज मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या हमने इंट्रोड्यूस किया है, with the dawn of 21st century and the advancement of internet, electronic media has attained an exponential growth. No doubt, it has strengthened the democratic and social values. There is no denying that Indian electronic media is facing a crisis of credibility. Right? अब आप देखो, क्या मैंने इंट्रोडक्शन में इधर उधर की बात की है, क्या नहीं की है। ओके। सो ठीक वैसे ही आपको टॉपिक, जितना आप क्लोज रहोगे टॉपिक से, जितना सिंपल रखोगे, एंड प्लीज मुझे कमेंट में भी बताना है कि ये जो मैंने लैंग्वेज यूज की है अब तक, जो भी आपने देखा है, वो क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप समझ नहीं पा रहे हो, हर एक चीज प्लीज मुझे बताओ। आपके फीडबैक के बेसिस पे ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। देन ये मैंने क्या किया, सेम चीज, सेम कंसेप्ट, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बता दिया। पहले सोशल मीडिया बताया था, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता दिया, टीवी, रेडियो, ई मैगजीन्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मूवीज, राइट। देन सेकेंड चीज, मेन बॉडी पे आ गए हम। इंटरनेट हैज मेड द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, विथ ओवर 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ टच और टैप अवे, even without concerning its authenticity. This is how spread of misinformation has become a cause of concern. आप कहते हो ना कि सर ये वर्ड्स हमें नहीं आते, मुझे कैसे आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सडनली आ गए यार, उस वो मैंने लिमिटेड वर्ड्स को मैंने लिस्ट बना के रखा है कि एनी हाउ ये वर्ड्स मुझे यूज करने हैं। ठीक है, मैं कुछ बहुत ही यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिक से बेटर है कि आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करो। जैसे कि अगर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर से कभी उनके लैंग्वेज में बात करना, आपको समझ में आएगा कि वो आपको कैसे ट्रीट करता है। और एक होता है कि वही नॉर्मली चीज़, कि मेरे साथ वो हो गया, वैसा हो गया, ये वो इस तरीके से, तो वैसे बात नहीं करना है। थोड़े से अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स पता है, सो 100% वो चीज़ें आपको एक एज देगी।
आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दिलाएगी। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल broadcasting player, that is television media, and the journalist, one are in the rate of delivering the news at the earliest so as to gain the TRP, showing repetitive news which are irrelevant at most time। क्या बताया मैंने कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये क्वेश्चन उठा क्यों है? क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो बस टीआरपी के पीछे भागता है। देन अनदर डायमेंशन, ठीक है, अब देखो अगला पैराग्राफ स्टार्ट किया, बट फ्लो मेंटेन होना चाहिए ना, तो इसी को हम कहते हैं connectors। Another dimension that raises flag on its credibility is the influence of political party। political party का आप देखोगे हमारा जो मीडिया है वो दो गुटों में बट चुका है, एक प्रो गवर्नमेंट होता है, एक एंटी गवर्नमेंट होता है ना, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। बेसिकली वी कैन कैटेगराइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट। Thus, political party after often influence the media about what to be telecasted so as to gain its people trust at the cost of misinformation, mistrust, and manipulation। Now you understood how we applied, ठीक है, हमने यहाँ पे उसका यूज कैसे किया है। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इंडिविजुअली, नेशनली, है ना, ये क्या कर रहे हैं हम हमारे ऐसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल और नेशनल लेवल, severe concerns are raised by emerging technology like deepfake AI, which perhaps a malified, which portrays a malified at global scenario। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। गॉट इट। मैंने आपको कहा था कि आपको ये 4 रूल्स याद रखने, आप मैप यूज करो, कर सकते हो तो आप। सेकंड क्या बताया था मैंने आपको? फ्लो चार्ट यूज करो, अंडरलाइन यूज करो, अंडरलाइन करो, एग्जाम्पल से समझाओ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। इन आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वी शुड नॉट फॉरगेट वन ऑफ इट्स 4 फर्म पिलर इज मीडिया। हम कहते हैं ना कि जो मीडिया है वो हमारी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी इज पॉइंटिंग फिंगर ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम। दस इट्स नीड ऑफ आर, या इट्स हाई टाइम, ओके, अगेन सेलेक्शन ऑफ वर्ड, that it must be regulated by rule of law, as currently the complete electronic media is managed by non-statutory private body, that is News Broadcaster Association। The IT rules should include electronic media at the sideline of digital media, at the same time ensuring the right to freedom of speech and expression is not hampered। कुछ इनिशिएटिव्स मैंने यहाँ पे बता दिए, एंड फाइनली एक छोटा सा मैंने कंक्लूजन दे दिया। अगर आप देखते हो यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है, द वर्ड लिमिट इज अराउंड 300, ठीक है, 300 के आसपास ये वर्ड लिमिट है। एंड विथ प्रैक्टिस ये चीज़ें आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन ही होगा, मुझे खुद को इसे आज, मेरा 1.5-2 साल का प्रैक्टिस है तब जाके आज मैं ऐसे लिख पाता हूँ, राइट। सो जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस। अगर आप डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, 100% आप 2 महीने बाद ही इम्प्रोवाइजेशन खुद में देखोगे। अब स्टार्ट कैसे करना है? अगेन भाई, स्टार्ट करना ही सबसे हार्डेस्ट थिंग होती है। सो द हार्डेस्ट पार्ट इज टू स्टार्ट, राइट। एक बार आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज खुद ब खुद आपको आपको ही रास्ता मिलता जाएगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोड भी दिया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, नहीं आता लिखना, देख के लिखो। देख के लिखना नहीं आ रहा है, गूगल सर्च करो तब लिखो। अगर देख के लिखना पसंद नहीं है तो लिखने से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट अपने अकॉर्डिंगली कंटेंट सर्च करो। गूगल करोगे मिल जाएगा, कुछ आर्टिकल्स रीड कर लो। गॉट इट। तो शुरुआत ऐसे ही होगी। मैं नहीं आऊँगा आपके पास, मैं बस आपको हिला सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके आपको डेली रिमाइंड करा सकता हूँ कि प्लीज़ पढ़ लो। आपकी एक गलती की कॉस्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 साल का वेट करना पड़ेगा उस एग्जाम के लिए, दैट्स ऑल, राइट। एंड एट द एंड, एट द एंड an important announcement for all of you aspirants that I will launching a comprehensive preparation group। ये एक पेड ग्रुप होगा जहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, ये सारी चीज़ उसमें मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। जो हमारे लिए आंसर राइटिंग एक टास्क होता है कि कैसे करना है, कैसे लिखना है। सो यहाँ पे मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम वीकली 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हम अगर लेट्स टेक कि अगर हम अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करते हैं, आप वीकली एक साइकिल में आ जाओगे, ठीक है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि आप 2 महीने में
प्रैक्टिस कर लो, आखिरी के 2 महीने में प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा। मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको एडवाइस भी नहीं कर सकता हूँ। एंड इनफैक्ट जब हम सुनते हैं ना कि यार पेपर 2 मैंने आखिरी के 2 महीने में प्रैक्टिस किया था, मेरा हो गया था, अब ये बंदा बोल कौन रहा है? जिसका हुआ है, किसी उस बंदे से पूछना, जिसका नहीं हुआ फिर उससे पूछना कि भाई 2 महीने किया था क्या? वो बोलेगा भाई 2 महीने में कुछ नहीं होता है, राइट? सो मेक श्योर कि आपका आज से जो आप कंसिस्टेंट स्टेप लेते हो, उसके ऊपर विल मेक अ डेडिकेटेड ग्रुप, जहाँ पे हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ टॉपिक्स दूंगा जिसके ऊपर आप लिखोगे, उसका मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा। एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट कि हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो एक कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन होनी चाहिए। मुझे ये कुछ कंसेप्ट समझ में आते नहीं है कि ये पेपर 1 का ग्रुप है, ये पेपर 2 का ग्रुप है, ऐसा। बिकॉज आप ही देखो, सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 के बदौलत ये होगा नहीं। एंड मैं कभी कहता भी नहीं हूँ कि आपका पेपर 1 का नॉलेज पेपर 2 में काम नहीं आएगा, ठीक है? आप जब पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हो, आप पेपर 2 के लिए भी ऑटोमेटिक पढ़ रहे हो। जब आप पेपर 2 के लिए करते हो, आप अल्टीमेटली आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। गॉट इट? सो ओवरऑल व्हाट दिस प्रोग्राम विल इंक्लूड, यहाँ पे हम थीम वाइज एक्सक्लूसिव नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में। जो भी ऐसे दूंगा, आप सेम ऐसे का मैं आपको मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ आपको मैं लिमिटेड पेजर्स दूंगा, लिमिटेड डेटा दूंगा, ठीक है? ये नहीं दूंगा कि भाई ये लो, ये फैक्ट्स लो, ये लो, नहीं। चार दूंगा और उस चार को कैसे यूज करते हैं उस फील्ड में, ये आपको मैं सिखाऊंगा। देन फैक्ट शीट, इंपॉर्टेंट कोट्स, डेटास, कुछ एग्जाम्पल जो आप यूज कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर सीएपीएफ, देन डेली हम सेल्फ एनालिसिस विथ आर कंसाइज मॉडल आंसर। देन इनफैक्ट इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आपका प्रिसाइज और कॉम्प्रहेंशन में भी अच्छा स्कोर रहे, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एट दैट टाइम आई विल कंडक्ट अ वेबिनार, ठीक है? आपके लिए मैं वेबिनार कंडक्ट कराऊंगा कि कैसे आप प्रिसाइज और कॉम्प्रहेंशन को अप्रोच कर सकते हो। देन इस ग्रुप में आई विल इंश्योर कि करंट अफेयर जो भी होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मैक्सिमम चीज हो गई हमारी पेपर 2 से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेम ग्रुप में, ठीक है, कुछ हमें 10 3 इतने सारे ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सेम ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड हो जाएंगे। देन हम टारगेट वाइज सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना प्लान फॉलो करोगे, एंड जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट होता है आप उसके क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यूज यहाँ पे अपलोड होंगे, आपको करंट अफेयर मैगजीन्स मिलेगी। देन करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट 100 टॉप 200 एमसीक्यूज होंगे, इन सब की हम प्रैक्टिस कराएंगे। मैपिंग टास्क, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो टेबल्स होते हैं, एंड यस, पेपर 1 की सेक्शनल मॉक टेस्ट एज वेल एज दी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारी चीज एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान में ही हर एक चीज होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द सेम ग्रुप आई ऑल्सो प्रोवाइड यू द एडिटोरियल्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है? इसी में मैं आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स या जो भी मैं यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट कराता हूँ, आने वाले टाइम में मैं जो भी क्लासेस लूंगा उसका जो पीडीएफ होगा, वो हर एक चीज मैं इस ग्रुप पे अपलोड करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा ये जो ग्रुप है ये आपका, या जो आंसर राइटिंग का ग्रुप है ये सिर्फ आपका 2 मंथ तक रहेगा, ठीक है? 2 मंथ तक रहेगा। डेली आपको ऐसे लिखना है, बिकॉज मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि आपको डेली एक लिखना चाहिए। अगर आप वीकली कम से कम एक भी लिखते हो 10 महीने तक, ठीक है, सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल देन राइटिंग डेली फॉर 60 डेज एट दिस स्टेज, इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, राइट? सो ये जो प्लान है, ये हमारा प्लान चलेगा टिल द डे ऑफ योर टिल द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है? जुलाई एंड तक ये प्रोग्राम चलेगा। एंड वन थिंग इज दैट मैं आपको यहाँ पे मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पे आप लिखोगे। आपकी डिसिप्लिन, स्पून फीडिंग में आई डोंट बिलीव। एंड रेस्ट ऑल द थिंग, जो भी इसका प्राइस होगा, द प्राइस एक नॉमिनल चार्ज मुझे रखना पड़ेगा। सो इट इज नॉट 3000, इट इज नीदर 1500, ऑल एट अ कॉस्ट ऑफ 799 टिल दी टिल योर एग्जाम डेट, ठीक है? जो भी एक ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप हम कंडक्ट करेंगे आपके एग्जाम डे तक। सो दैट्स ऑल, ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। वन मोर थिंग, क्या इसमें मैं आपकी कॉपी इवेल्युएट करूंगा? क्या मैं आपकी इसमें कॉपी इवेल्युएट नहीं कर सकता हूँ? मैं आपको इसका मॉडल आंसर दूंगा, एंड सेल्फ इवेल्युएट कैसे किए जाते हैं, मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर, आप इसे इवेल्युएट करोगे। एंड जो भी मेरे क्लासेस होंगे, ठीक है, क्लासेस जो भी होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे ही रन कराऊंगा।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज आप किसी इस ग्रुप के अगर पार्ट बनते हो तो आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव मैं क्लास लाऊंगा, ठीक है, बिकॉज जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वही चीज़ मैं वहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा तो होता नहीं है कि 700 रुपये में मैं आपको कुछ या कोई भी एक अमाउंट, पेड अमाउंट में मैं आपको कुछ अलग पढ़ा दूंगा, और जो फ्री होगा उसमें मैं आपको कुछ अलग पढ़ाऊंगा। सो दैट्स ऑल द कंटेंट जो भी मेरे क्लासेस होंगे, जो मैंने इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट की है या पेपर 2 का मैं इनिशिएटिव स्टार्ट अगर करूंगा, तो हर एक चीज़ यूट्यूब पे ही कंडक्ट होगा, राइट। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन द टेलीग्राम हैंडल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हैव अ गुड डे, जय हिंद एंड स्टडी।